नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर हम आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लेके उपस्थित हुए। इस श्रृंखला में जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और बाद में मेरे द्वारा बताए गए जो डिस्क्रिप्शन है उसको बहुत ध्यान से सुनना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में स्कोर करिए। तो समय ना खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? टिग्रिस, यूफ्रेट्स, अमू दरिया, सिर दरिया। आपको बताना है कि जो ओक्सस नदी है उसका किस नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमू दरिया। आपको बता दें कि जो अमू दरिया नदी है वो उसका पुराना नाम था ओक्सस नदी। मध्य एशिया में अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान में बहती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 2620 किलोमीटर है। यह अरल सागर में जाकर के मिलती है, यानी जो ओक्सस नाम दिया हुआ है वो अमू दरिया का प्राचीन नाम है। तो ध्यान से, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर, फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? यानी जो फॉकलैंड द्वीप है उसको लेकर के किन दो देशों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है? ऑप्शंस दिए गए हैं, चिली और इक्वाडोर, वेस्ट इंडीज़ और स्पेन, उरुग्वे और फ्रांस, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। अगर आपने हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली सीरीज़ देखी होगी तो आपको इस प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जल्दी से ऑप्शंस कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्जेंटीना और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन के बीच फॉकलैंड द्वीप को लेकर के विवाद है। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप समूह है जिस पर ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कि यह द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में यह ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना ब्रिटेन। देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए यानी लैंड लॉक्ड हैं? ए बोलिविया और पराग्वे, बी इक्वाडोर और पराना, कोलंबिया और पराग्वे, सूरीनाम और गुयाना। आपको बताना है कि दो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से दो देश केवल चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं। ऐसे क्षेत्र को हम लैंड लॉक्ड क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा।
अगर आपने हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो दक्षिण अमेरिका कवर किया था मैंने वो नहीं देखा है तो फिर से जा कर के प्लेलिस्ट में वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो ऐसे प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए कि इसमें कौन सा सही होगा, यानी कौन से दो देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी बोलिविया और पराग्वे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बोलिविया उत्तर व पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली, उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है। यानी यह चारों तरफ से क्रमशः ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली और पेरू से घिरा हुआ है, जबकि पराग्वे पूर्व व उत्तर पूर्व में ब्राज़ील एवं उत्तर पश्चिम में भी ब्राज़ील से स्थित है। यानी आपको देखना है कि जो पराग्वे क्षेत्र है वो पूर्णतया लगभग ब्राज़ील के द्वारा, वहीं बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एवं ब्राज़ील से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, पराग्वे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य कौन सा है। यानी उस जल डमरू मध्य को बताना है जिसमें बहुत सकरा है, यानी जो बहुत नैरो है, बहुत पतला है। ए, टार्टर जल डमरू मध्य, बी, बाब अल मंदेब, सी, डरडेल्स जल डमरू मध्य, डी, फोवेक्स जल डमरू मध्य। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टार्टर जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपको बता दें कि टार्टर जल डमरू मध्य विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य है। इसकी चौड़ाई मात्र 7.3 किलोमीटर है। यह जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। यह रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, यह जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है तथा रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है। कौन सा जल डमरू मध्य? टार्टर जल डमरू मध्य। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, टार्टर जल डमरू मध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 5। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न है, क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं? पहला, वे सूखाग्रस्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूसरा, जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। तीसरा, बनावट में यह रेतीली लोम की तरीके से होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, केवल एक व 3, 2 व 3, 1, 2 व 3। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तीनों स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से देखिए। बताना है कि क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, इस प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी में दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट को विशेषताएं बताते हैं, यानी क्षारीय और खारी मिट्टी को जिप्सम का उपयोग करके उपजाऊ बनाया जा सकता है और बनावट में यह मिट्टी दोमट या लोम की तरीके से होती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, केप अग्लुहास किन दो महासागरों को अलग करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर, बी प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर व अटलांटिक महासागर। आपको बताना है कि जो केप अग्लुहास है वह किन दो महासागरों को अलग करता है। आंसर्स कमेंट कीजिए, इसके कौन सा आंसर सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर को अलग करने वाला क्षेत्र केप अग्लुहास है। अब बात केप अग्लुहास की, तो केप अग्लुहास दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित चट्टानी क्षेत्र है। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है और हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है? आपको पठारों की श्रेणियां दी गई हैं, उसमें से बताना है कि तिब्बत का पठार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हैं इंटरमोंटेन पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार, विच्छेदित पठार। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से तिब्बत का जो पठार है वो किस प्रकार का पठार है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है। तिब्बत का पठार मध्य व पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर व चौड़ाई 1000 किलोमीटर है। यह लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पठार का अधिकतम भाग चीन का पश्चिमी हिस्सा, भारत में जम्मू कश्मीर का लद्दाख का क्षेत्र शामिल है। यानी तिब्बत के पठार में इसका लगभग हिस्सा चीन में एवं कुछ हिस्सा लद्दाख क्षेत्र में शामिल होता है। तो प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, विच्छेदित पठार। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? आपको बताना है कि रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है। ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 या इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल का निर्माण 1935 में अमेरिकी भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। नाम फिर से ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। हालांकि इस स्केल में 1 से लेकर 9 तक की संख्या दी गई है, परंतु इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। यानी 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यानी जो 1 से 2 के बीच अगर गुने का अंतर देखें तो लगभग 10 गुने का अंतर होता है। यानी जो 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप है वो उससे 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली
होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि रिक्टर स्केल की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है कि फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं वायु, जल, रसायन या फिर यांत्रिक बल के द्वारा। आपको बताना है कि फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। आंसर्स कमेंट कीजिए अपने कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी यांत्रिक बल द्वारा। प्रश्न नंबर 9 पूछा है फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है। फ्लूवियल स्थलाकृतियाँ ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं जो जल के द्वारा, तो इसमें डी ना हो करके आपका आंसर बी सही होगा, यानी जल। जल इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें डी ना हो करके ऑप्शन नंबर बी जल सही होगा। क्यों जल सही होगा? क्योंकि फ्लूवियल स्थलाकृति की स्थापना बहते हुए जल द्वारा की जाती है, यानी जब बहता हुआ जल आता है तो उससे उसके अपने साथ निक्षेपों को लाता है, और जब ये निक्षेप जमा होते हैं तो वहाँ फ्लूवियल मैदानों का निर्माण होता है। तो फ्लूवियल स्थलाकृति ही डेल्टा नाम की स्थलाकृति को हम जानते हैं, वो फ्लूवियल प्रकार की ही स्थलाकृति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्लूवियल स्थलाकृतियों का जो निर्माण है वो जल के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है। बताना है आपको कि जो पोहांग आयरन व स्टील कंपनी है वह किस देश से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए दक्षिण कोरिया, बी उत्तर कोरिया, सी चीन, डी जापान। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही जवाब था। पोहांग आयरन व स्टील कंपनी, जिसे अब पास्को कहा जाता है, यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1968 में, ठीक है। और जो संस्थापक थे इसके, उनका नाम था पार्क ताए जून। ध्यान से सुनिएगा, पार्क ताए जून ने 1968 में, अब इसे पोहांग ना बोल करके पास्को आयरन स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस दिए गए हैं ए सूर्य विकिरण, बी पृथ्वी विकिरण, सी चालन, डी संवहन। आपको बताना है कि निम्न में से वायुमंडल की निचली परत में ऊष्मा का संचार किस प्रकार से होता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी विकिरण। सूर्य से ऊष्मा विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी इस ऊष्मा में से कुछ हिस्से का अवशोषण करती है और
कुछ हिस्से को वायुमंडल में वापस परावर्तित कर देती है। इस विकिरण से वायुमंडल की निचली परतों को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था, यानी प्रश्न नंबर 11 का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है आपको, नीरिटिक, पेलाजिक, बेंथिक, डिमर्सल। आपको बताना है कि जो महासागर अथवा झील के सबसे निम्न क्षेत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आंसर्स कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंथिक। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सी क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि किसी जल क्षेत्र में महासागर अथवा झील के सबसे निम्न क्षेत्र को बेंथिक कहा जाता है। बेंथिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जाता है? बेंथोस। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? ए भौगोलिक उत्तरी, बी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, सी भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव, या फिर डी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। आपको बताना है कि जो कंपास होता है उसकी सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। आंसर्स कमेंट कीजिए अपने। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। कंपास की सुई जो होती है वो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करती है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह बात ध्यान रखिएगा कि जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है वो चुंबक का आपका साउथ पोल होता है। जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल है वो चुंबक का साउथ पोल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, यदि x और y को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा? आपको बताना है कि कितने देशांतर का अंतर होगा यदि x और y को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको सॉल्व करना होगा, इस वजह से इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाद में ये होमवर्क है प्रश्न आपके लिए कि आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलैंको जोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? यानी इंडोमलैंको जोन जो है उसको ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है, वह भौगोलिक सीमा आपको बतानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मलक्का जलडमरू मध्य, मकासार जलडमरू मध्य, लंबोक जलडमरू मध्य, या सुंडा जलडमरू मध्य। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लंबोक जलडमरू मध्य। आपको बता दें कि जो लंबोक जलडमरू मध्य है वह इंडोमलय और एंकोजोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करता है। इस सीमा को वाल्लास लाइन भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
प्रश्न नंबर 16, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? क्वींसलैंड, सेशेल्स, अब्रुका, फॉकलैंड। आपको बताना है किस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का आंसर तो आपको तुरंत बता देना चाहिए। जल्दी बताइए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉकलैंड। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, फॉकलैंड। आपको मैं बता चुका हूं कि फॉकलैंड द्वीप लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। वर्तमान में यह ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वो कौन सा है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। इनमें से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। वहीं जो अफगानिस्तान है वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व की लगभग 70% जो अफीम है वो कहाँ से उत्पादित होती है? अफगानिस्तान से। हम लोगों ने कल ही देखा था। साथ ही साथ यूरेनियम उत्पादक जो है वो कौन सा है? कजाकिस्तान। इस यहाँ लगभग 23,800 यूरेनियम का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है। 23,800 टन, जो वैश्विक उत्पादन का कुल 39.3% हिस्सा है। तो ध्यान दीजिएगा कितना? 39.3%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? आपको बताना है कि रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यानी सारे स्थान वाले कंट्री दे दिए गए हैं आपको, लास्ट में जिनके तान तान है। लेकिन उसमें से रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है वो बताना है आपको। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। रेगिस्तान नाम का जो मरुस्थल है वो अफगानिस्तान के कांधार और हेलमंद प्रांत में स्थित है। कहाँ? कांधार और हेलमंद प्रांत में। तो ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो अफगानिस्तान का। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा है? सूडान, सेनेगल, अंगोला या फिर घाना। जो गाम्बिया देश है अफ्रीका का वो किस देश से घिरा हुआ है? चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताइए। देखिए, इन प्रश्नों को करने के लिए आपको जो वर्ड मैपिंग है वो बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो जब आप प्रश्न को सॉल्व कर लें, लास्ट में क्विज खत्म हो जाए, तो आपके पास एटलस की किताब होगी मैपिंग वाली, उसको उठाइए, एक एक देश जिनकी इसमें चर्चा आई है उनको मैप में मार्क कीजिए, तब आप जाके आपका ये तैयार होगा। वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था सेनेगल। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेनेगल इस प्रश्न का सही जवाब है। घाना उत्तर पूर्व व दक्षिण में सेनेगल से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसकी समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। साथ ही साथ गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 10,689 वर्ग किलोमीटर है। यानी अभी फॉकलैंड द्वीप पढ़ा था वो 12,000 वर्ग किलोमीटर था, उससे भी छोटा देश है जो सेनेगल से उत्तर पूर्व व दक्षिण में घिरा है, जबकि इसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। तो 19वें का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? ऑप्शंस हैं नील नदी,
अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, कांगो नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। हमजा भूमिगत नदी की खोज 2011 में हुई थी। यह लगभग 4000 मीटर तक की गहराई में प्रवाहित होती है। साथ ही साथ इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है, जो भूमिगत नदी का उदाहरण है। तो इस प्रकार इस क्विज में हमने 20 प्रश्नों को शामिल किया था। अगर आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही हैं इसमें, तो आप समझिए कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है। और जिनके क्वेश्चंस इससे कम सही हैं, उन्हें अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपने स्कोर्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्कोर करें, ताकि अदर स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर कर पाएँ। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इन वीडियोस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जा कर के इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।